सभी साथियों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा हूँ। उसी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 26 हो जाता है। और जो आज का अपना पेपर है वो पेपर है आपका 9 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके पर आपको अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो बताओ इससे संबंध रखने वाला कौन सा अनुच्छेद है पहले का राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद है 51। ऑप्शन संख्या 2 देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताओ जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है। दो का आंसर आपको देना है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है वो है दिल्ली का। दूसरे का ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो बताओ क्या कहलाते हैं जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष। तो ये कहलाते हैं जीवाश्म, यानी 3 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है डॉट डॉट घोषित की जाती है। तो बताओ उसे क्या घोषित किया जाता है। 4 का आंसर आपको बताना है। तो जो टीम अतिरिक्त समय में गोल करती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। 4 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए ये आपको बताना है। तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि वर्ष 1760 में बांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डी लाली को पराजित किया था। तो बताओ कौन से युद्ध में। तो युद्ध तो था बांडीवासी का। तो ये किस अंग्रेज जनरल ने किया था। 6 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये किया था आयरकूट ने। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया। तो ये कौन से देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया। 7 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये तैयार किया गया ब्रिटिश प्रारूप के आधार पर। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या कुल यांत्रिक ऊर्जा। 8 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो बताओ राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, ये कैसे चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, चुने हुए होते हैं। 9 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताओ ये अध्यक्षता किसने की थी। 10 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अध्यक्षता की थी MS स्वामीनाथन ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बताओ कब किया गया था विधानसभा का गठन। 11 का आंसर आपको देना है।
तो पुडुचेरी विधानसभा का गठन किया गया था 1963 में। 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताओ किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? 12 का आंसर आपको देना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना ये की थी विलियम्स जोन्स ने। 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 की डॉट डॉट एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का पिंकीनन कर सकते हैं। तो बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? तो ये हो जाएगा कोलाइडी विषमांगी कण। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन ये जड़त्व कहलाता है। 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से है इस ट्रॉफी का संबंध? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। 15 का ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो बताओ ये कब से लागू है? जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 16 का आंसर आपको देना है। तो ये 17 नवंबर 1956 से लागू है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणुक तत्व है? तो बताओ कौन सा है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो एक बहुपरमाणुक तत्व है वो होता है सल्फर। 17 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? तो बताओ ये औपचारिक रूप से कब से लागू हुआ था? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 18 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बताओ कौन से रूप में सापेक्षिक द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? 19 का राइट आंसर। तो किसी अणु का जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था? तो बताओ कब हुआ था योजना आयोग का गठन? तो ये किया गया था 1950 में। 20 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा बहिर्वेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डाइक नहीं है। कौन सा? ये डाइक नहीं है। 21 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योग को विभाजित किया गया है? तो बताओ ये कितने वर्गों में किया गया है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे 3 वर्गों में किया गया है। ऑप्शन संख्या 4 अब 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 23वां प्रश्न आ जाता है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो बताओ ये किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है पोंगो तिसो झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये झील कौन से राज्य में स्थित है? तो पोंगो तिसो झील ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो बताओ उस पर कौन सा बल लगता है? प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस पर लगता है उत्प्लावन बल। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन पद्धति का एक प्रकार नहीं है, यानी मत्स्य पालन का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एपी कल्चर नहीं है। आपको बताना कि एपी कल्चर में किसका पालन किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। 27वां प्रश्न, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो बताओ, करो या मरो का आंदोलन, करो या मरो का जो नारा है वो कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 27 का ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 की मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है, यानी जो मिसिसिपी नदी है वो कौन से देश में बहती है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14वां है कि 14वें वित्त सॉरी 29वें कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वाईवी रेड्डी। 29 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से कार्ड का उपयोग करते हैं? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है पीला कार्ड का उपयोग। 30 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे शिल्पकार कहते हैं भारतीय योजनाओं के? तो ये शिल्पकार के रूप में प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। 31 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है, भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित हैं? तो बताओ कौन से भाग में ये सूती मिलें स्थित हैं? 32 का राइट आंसर, तो ये पश्चिमी भाग में है। 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है विट्ठल स्वामी मंदिर? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है हम्पी में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बताओ कैसे वन पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में? 34 का राइट आंसर, तो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताओ ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लंदन में आयोजित हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? तो बताओ ये कौन सी शैली संबंधित है? 36 का राइट आंसर, तो ये इंडो अरेबियन। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न योजना आयोग है, तो बताओ कैसा आयोग है योजना आयोग? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये असंवैधानिक निकाय है। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताओ कहाँ पर हुआ था प्रथम तमिल संगम का आयोजन? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था मदुरई में। ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो तो पसंद आ ही रही होगी, और नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ कि वीडियो आपको किस वजह से पसंद नहीं आ रही है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी है? तो बताओ किसने लिखी? औषधियों से संबंधित है। तो ये पुस्तक लिखी है चरक ने। 39 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो बताओ कौन सी नदी के द्वारा ये अलग होता है? 40 का राइट आंसर, तो ये मेकोंग नदी से अलग होता है। ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है कि 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो बताओ कौन से संगठन की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री ने? तो इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी वो विधवा पुनर्विवाह संगठन की गई थी। 41 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि पृथ्वी की किस सतह को एस्ट्रोनोस्फीयर भी कहा जाता है? बताओ
कौन सी सतह को कहते हैं? 42 का राइट आंसर। तो ये भूपटल को कहा जाता है। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव हर डॉट डॉट वर्ष में होते हैं। तो बताओ कितने वर्ष में होते हैं लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव? ये तो प्रत्येक 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा है? तो बताओ इनसे संबंधित खेल कौन सा है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हॉकी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 से कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताओ उसमें वायसराय कौन था? 45 का राइट आंसर। तो ये था जेम्स फोर्ड। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 है कि छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मध्यांतर। 46 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होती है? तो बताओ कौन सी एजेंसी नियंत्रित होती है? प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है आरबीआई। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 48वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी? तो ये कहलाती है बांगर। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयुक्त होता है? तो बताओ ये शब्द का प्रयोग है वो कौन से खेल में किया जाता है? तो चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द इसका जो प्रयोग है वो खो खो में किया जाता है। 49 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान है ये है साक्षी मलिक। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।